क्लाइमेट्स ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। सर हाँ सर। सो हमारा नया जो चॅप्टर आहे, नवीन चॅप्टर आपला द इलेक्ट्रोल प्रोसेस। इलेक्ट्रोल प्रोसेस मतलब इलेक्शन। ओके, हमारे यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसके ऊपर बेस्ड है चैप्टर। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है किसी ने कभी इलेक्शन के बारे में कुछ एक्सपीरियंस किया है? अभी तो आपका वोटिंग एज नहीं है, लेकिन फिर भी एनीवन कभी इलेक्शन के बारे में कुछ एक्सपीरियंस किया हो? क्या क्या होता है इलेक्शन में, कुछ भी आपको अगर आइडिया हो? कम ऑन, टेल मी। मोहम्मद, आदित्य। और वोट डालते अपने अपने लीडर चूज करते। यस, अपने लीडर्स चूज करते हैं। और कोई कुछ पॉइंट बता सकता है? श्रावणी, श्रेयस, पूजा, वैष्णवी। और हम लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस रहते कि क्या हो रहा है। ओके, हम लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस रहते हैं कि क्या हो रहा है इलेक्शन के टाइम पे, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा है, कौन कौन किसको वोट दे रहा है, ये सब चीजें हम लोग इलेक्शन के टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं। और कुछ ऑब्जर्व करते हो? इलेक्शन के टाइम पे हॉलीडे लेके बाहर घूमने जाते हो? कोई मुझे बता सकता है इंडिया में वोटिंग एज कितना है? आफ्टर 18 कंप्लीट। आफ्टर 18। ओके ओके, सो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि इंडिया में वोटिंग एज जो है वो पहले 21 था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके कितना किया? 18 ईयर्स तक का किया। ठीक है, तो इलेक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्शन में हम लोग को क्या क्या दिखाई देता है, या फिर इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आज ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने इसके पहले ज्योग्राफी किया था, उसके पहले हिस्ट्री किया था, तो थोड़ा हम लोग वेरिएशन के लिए आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ आदित्य, रीड द स्लाइड। आदित्य, स्लाइड रीड करो। आदित्य, यू कैन हियर मी? सर मैं पढ़ूं? ओके मोहम्मद, रीड करो। Election have played a major role in working of India's democracy. Election and representation are two very important process in democracy. तो देखो, पहले हम लोग को क्या दिया? इलेक्शन जो है वो हम लोग के डेमोक्रेसी में बहुत मेजर रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हम लोगों ने हमारे लिए जो स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हम लोग खुद के लिए बना और खुद रूल करते हैं। हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव चुन के देखे, हम लोग खुद को क्या करते हैं? रूल करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और इलेक्शन जो है वो हर एक डेमोक्रेसी में एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इलेक्शन से क्या होता है? हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। देखो, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से हम लोग क्या चुनते हैं? हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सब लोग मिलके रूल या फिर लॉ नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो कि बाद में पार्लियामेंट में हमारे लिए अलग अलग लॉज बनाते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम है हम लोग का, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, पूजा रीड कर। Sir, we know that people's representatives are selected through elections. Elections help to bring a change in power through. देखो, अभी हम लोग को पता है कि इलेक्शन से क्या होता है? हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के देते हैं। अभी इलेक्शन जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम लोग पावर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय पीसफुल मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में अगर आप लोग देखते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो तभी क्या होता था? अगर कहीं पे चेंज इन पावर हो रहा है, इसका मतलब अगर एक किंग अगर है, उसके जगह पे अगर दूसरा किंग आ रहा है, तो क्या होता था? उन लोग के बीच में फाइटिंग होता था, तो उसके वजह से एक किंग हारता था, दूसरा जीत जाता था, और क्या होता था? चेंज इन पावर होता था। लेकिन अगर अभी के टाइम पे भी अगर पावर चेंज करने के लिए अगर फाइट की जाएगी,
तो अच्छा ऑप्शन है क्या? नहीं, दैट विल बी वेरी बैड ऑप्शन. सो हम लोग को पीसफुल मीन से क्या करना चाहिए, पावर्स में चेंज लाना चाहिए. और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हम लोग के यहाँ पे, इलेक्शन. देखो यहाँ पे एक इमेज दिया, योर एक्सक्यूज डोंट मैटर, योर वोट विल. I didn't get parking space for my car. I went out with my family as it was a holiday. There was too many potholes on the road. तो ये क्यों दिया, ये इमेज से मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इलेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, चेंज इन पावर, ये सब फैक्टर्स के वजह से. और बहुत लोग, हम लोग के बीच में बहुत लोग क्या कहते हैं, इलेक्शन को जो है सीरियसली नहीं लेते. इलेक्शन के दिन हम लोग को छुट्टी होती है, क्यों? क्योंकि हम लोग को जाके वोट करना होता है. लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छुट्टी को यूज करके बाहर घूमने जाते हैं या फिर उसको हॉलीडे समझ के घर पे ही रहते हैं, वोटिंग को नहीं जाते. तो अभी तो आपकी एज नहीं है, लेकिन जब भी आप 18 ईयर के होंगे तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि वोट जो है, वोटिंग करना जो है वो आपका राइट है और वो आपको हमेशा करना चाहिए. एंड अनदर थिंग इज व्हाट, कि हम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज़ की बुराई करते हैं हमारे देश में, इकोनॉमिक्स की, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अलग अलग चीज़ के बारे में हम लोग बुराई करते हैं. लेकिन अगर हम लोग वोट नहीं करेंगे तो हम लोग खुद वो चेंज कर पाएंगे क्या? नहीं चेंज कर पाएंगे. इसके लिए इलेक्शन, वोटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी तुम लोग 18 ईयर्स के हो जाओगे तभी तुम लोग को हमेशा वोट करना है. ओके, नाउ अथर्व, कैन यू रीड द स्लाइड? Yes, sir. Different political parties get opportunity to policy of main life of a society. देखो अभी यहाँ पे, अभी इलेक्शन के वजह से क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो रूल करे, वो हम लोग के देश को रूल करे और अलग अलग लॉज बनाए. गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो अलग अलग पार्टी की अलग अलग होती है. तो इसके लिए हमेशा अलग पार्टी आने पे पॉलिसीज चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे हमें पता है कि पहले 2014 के पहले हमारे यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी. ठीक है, कांग्रेस के लीडर्स हम लोग को पता है, कुछ मनमोहन सिंह या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका नाम आपने सुना होगा. तो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तभी उनके लॉज, उनके रूल्स अलग थे. उनका जो रूल करने का स्टाइल था, उनके लॉज जो थे वो अलग थे. 2014 के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई. ठीक है, आपको इनके भी कुछ लीडर्स का नाम पता होगा, नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अभी, या फिर अमित शाह वगैरह, ये सब जनों की हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट आई. तो अभी गवर्नमेंट चेंज होना किसी भी डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि अगर बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक अगर कोई एक ही पार्टी अगर हम लोग के यहाँ पे रूल करेगी तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो पार्टी अच्छे से काम नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि वो पार्टी सोचेगी कि अभी रूल किसका है, मेरा ही रूल है, मुझे ही रूल करना है, आगे जाके भी मुझे ही रूल करना है, तो लोगों के लिए काम नहीं करेगी. इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का चेंज होना हर 5 साल बाद या 10 साल बाद, हमारे यहाँ पे रूलर्स का चेंज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसके वजह से क्या होता है, हमेशा जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम करना हमारी ड्यूटी है. तो इसके वजह से इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम लोग बार बार हर 5 साल के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव को फिर से चुन सकते हैं. ओके, इंडिया में अलग अलग पार्टीज है. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एनसीपी दिया है, कांग्रेस दिया है, बीजेपी दिया है, शिवसेना दिया है. इन पार्टीज के बारे में है ना हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले. 3rd चैप्टर का पूरा नाम ही है पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसमें हम लोग इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, अथर्व, कंटिन्यू रीडिंग. अथर्व, अथर्व डिस्कनेक्ट हो गया कि मोहम्मद रीड करो. मोहम्मद, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Read it. Read the slide. We expect
expects that the representative we elect should be efficient, honest, and trustworthy, and that they should respect the opinion of people. The electoral process should also be reliable. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. ओके देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो. अभी यहाँ पे क्या दिया है कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव्स का सिस्टम है, वो कैसा होना चाहिए. हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रस्टवर्थी होने चाहिए. फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत बार टीवी पे या फिर अपने मोबाइल पे अगर न्यूज़ पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बार हम लोग को करप्शन की न्यूज़ दिखाई देती है. अंडर द टेबल मनी या फिर इलेक्शन के टाइम पे करप्शन, ये सब न्यूज़ हमारे यहाँ पे बहुत बार दिखाई देती है. तो हमारे जो इलेक्शन है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. करप्शन उन लोग ने नहीं करना चाहिए. इसके लिए हम लोग को इलेक्शन एक ऐसा पावर है कि हम लोग 5 साल बाद उनको चेंज कर सके. अगर कोई करप्ट नेता, करप्ट रिप्रेजेंटेटिव हम लोग ने गलती से चूज किया है और उसका अगर हम लोग को बाद में पता चला कोई न्यूज, तो 5 साल बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से निकाल सकते हैं और कोई तो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. और इसके लिए इलेक्शन जो है वो फ्री, फेयर और रिलायबल होना इम्पोर्टेंट है. फ्री मतलब इलेक्शन में किसी पे भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि किसको वोट करना है. फेयर मतलब जो भी आपको ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव लगेगा उसको हमेशा आपको क्या करना है, वोट करना है. तो इसके लिए इलेक्शन का प्रोसेस हमेशा फ्री और फेयर होना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. नाउ श्रेयस, कैन यू रीड? Shreyas, not okay. Vaishnavi, can you read the slide? Hello, sir. Can I read? Wait. Let Vaishnavi read. Okay. Vaishnavi, can you hear me? सर वो Shreyas. Sir, can I read? Aditya. Okay, Aditya, read. Okay. To ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India. देखो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक प्रोविजन है, जो प्रोविजन ने हम लोग को बोला है कि हमारे इंडिया में क्या होना चाहिए, एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज रहती है. स्पोर्ट्स के लिए अलग मिनिस्ट्री, या फिर आर्ट्स के लिए अलग मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री. तो ऐसे इलेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एक ऐसा अलग से कमीशन चाहिए था जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन को अच्छे से कंट्रोल कर सके या फिर इलेक्शन को अच्छे से देखभाल उसकी कर सके. इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि हमें एक इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश करना है जो इंडिया में हर इलेक्शन के बारे में हमें जानकारी देगा और इलेक्शन को कंडक्ट करेगा. तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इलेक्शन कमीशन का लोगो है और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का मेन ऑफिस है, उसका ये पिक्चर है. तो इलेक्शन कमीशन याद रखना. हमारे यहाँ पे इलेक्शंस जो है वो कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन. ओके आदित्य, कंटिन्यू रीडिंग. Yes, sir. The Election Commission of India and state level state election commission conduct an important election in our country. The entire process of election, from declaring the date of election to the declaration of results in carried out under the direction of control of election commissions. ओके सो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऐसे दो अलग अलग कमीशन है. तो उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों को. हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था, हम लोग ने ये पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज या फिर हमारे यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज या फिर हमारे विलेजेस में विलेज पंचायत ये एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया था.
उसका नंबर किसी को याद है? कौन सा अमेंडमेंट था वो? एनीवन? क्या किसी को सर? याद है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया था फॉर विलेज पंचायत या फिर म्यूनसिपालिटीज, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वैसे उसका एक नंबर था, किसको याद है? सर 72 समथिंग था। 73rd। ओके, हाँ 73rd एंड 73। 74th। Hello, sir. यस, Sir, I can't heard you. What you have said? आवाज येतोय का माझा वैष्णवी तुला नीट? नाही सर, आता तुम्ही काय सांगितलं ते मला काहीच ऐकू आलं नाही. पुन्हा सांगा ना. ओके, देखो यहाँ पे ध्यान दो वैष्णवी, हमारे इंडिया में इलेक्शंस के लिए ना इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करता है। मतलब हमारे यहाँ पे इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन का डेट जो होता है, इलेक्शन डेट कभी होगा या फिर इलेक्शन कैसे होगा, कौन सी जगहों पे होगा, ये सब कौन सिलेक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन सिलेक्ट करता है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है हमारे यहाँ पे? इलेक्शन कब होने वाला है उसको डिक्लेयर करता है, इलेक्शन की तारीख क्या होगी उसको डिक्लेयर करता है, इलेक्शन कहाँ पे होगा, कौन से डेट पे होगा, ये सब चीजें कौन डिक्लेयर करता है? इलेक्शन कमीशन। और उसके लिए जो भी इलेक्शन के लिए हमको जो पैसा लगेगा या फिर हमें जो मशीन्स लगेगी, इलेक्शन के लिए मशीन लगती है वोट करने के लिए, इंक लगती है, ये सब चीजें भी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करेगा। तो हमारे इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दो कमीशन है। एंड नेक्स्ट आई आस्क क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हम लोग ने इसके पहले फर्स्ट चैप्टर देखा था, फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री का नहीं, पॉलिटी का एक पहला चैप्टर देखा था, द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा चेंज होती रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट, राइट। तो हम लोग ने विलेज पंचायत एस्टेब्लिश करने के लिए और म्यूनसिपालिटीज, हमारे शहरों में म्यूनसिपालिटीज होती है और हमारे विलेजेस में क्या होती है? विलेज पंचायत होती है। उनको एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था? अमेंडमेंट्स किए थे, मतलब चेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। वो चेंज का नंबर मैंने क्वेश्चन में पूछा था, तो आदित्य ने बोला 72, 73rd एक्चुअल में आंसर क्या है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया था, जिसके हिसाब से हमारे यहाँ पे विलेज पंचायत और म्यूनसिपालिटी स्टार्ट हुई थी। उसके पहले हमारे यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज या फिर विलेज के पंचायत नहीं होते थे, सिर्फ हमारे यहाँ पे स्टेट असेंबली होती थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट होती थी, और क्या होती थी? नेशनल गवर्नमेंट होती थी। आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हमारे यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ? म्यूनसिपालिटीज और विलेज पंचायत भी स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो अभी मैं आपको इन दोनों के फंक्शंस बताने वाला हूँ। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन को कंडक्ट करती है। हेलो सर। यस सर श्रावणी को एडमिट करो, उसने मैसेज यस किया। यस, आई एडमिटेड। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मे बी, वेट लेट मी चेक। यस, आई हैव एडमिटेड हर, शी इज जॉइनिंग। तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? इंडिया के इलेक्शंस और अलग अलग स्टेट्स, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सब जो स्टेट्स है उनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की और विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज जो स्टार्ट की, उनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आया समझ में? हमारे जो नेशनल इलेक्शंस है और जो स्टेट इलेक्शंस है वो कंडक्ट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारे यहाँ पे जो म्यूनसिपालिटीज होती है या फिर विलेज पंचायत होती है, उनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये दो अलग अलग कमीशन हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे मैंने हाँ सर। पिक्चर डाला है। हमारे इलेक्शन कमीशन का जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 1950। कभी भी इलेक्शन के टाइम पे अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी कि मेरा सपोज आपका कोई सेंटर कहाँ पे आपको ढूंढना है
या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमेशा इलेक्शन कमीशन के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। 1950 उनका नंबर है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बुक में आपके नहीं दी गई है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों का काम समझ में आया आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, इंडिया और अलग अलग स्टेट में जो भी इलेक्शन होंगे उनको कंडक्ट करेगी। लेकिन स्टेट्स के अंदर सिटीज या फिर विलेजेस में जो विलेज पंचायत के या फिर म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगी। ओके, सबको समझ में आया? वैष्णवी, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? हाँ, yes sir. Okay, now Pooja, can you read the slide? Yes, sir. The election process is an inseparable component of a comprehensive democratic process. In this chapter, we will understand the structure, functions, and role of the Election Commission. We will also discuss the reforms required to be made in the electoral इलेक्ट्रल प्रोसेस। ओके, तो हम लोग ने वेट अ मिनट। ओके, सो हम लोग ने ये स्टडी किया कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन जो है वो हमारे डेमोक्रेसी का एक इनसेपरेबल कंपोनेंट है। इनसेपरेबल मतलब अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है तो वहां पे इलेक्शन भी होना ही चाहिए। विदाउट इलेक्शन देयर कैन नॉट बी एनी डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो दैट इज व्हाई इलेक्शन इज इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अभी ये चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्शन का स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे इलेक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इलेक्शन का फंक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, और अलग अलग जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया उनका रोल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, पूजा कंटिन्यू। ओके, देयर इज नो रीडिंग पार्ट। यहाँ पे मैंने तो पिक्चर्स डाले। देखो, मैं थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस थोड़ा आपको बताऊंगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अराउंड 900 मिलियन एलिजिबल वोटर्स है। एलिजिबल वोटर्स मतलब जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं, ओके, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिजिबल वोटर्स। तो इंडिया में अराउंड 900 मिलियंस क्या है, एलिजिबल वोटर्स है, जो कि बाकी किसी कंट्री के पास नहीं है। बाकी किसी भी कंट्री के पास इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ वोटर्स नहीं है। इसके लिए इंडिया को क्या बोला जाता है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, एक और आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है। इंडिया में देखो 2019 में अभी इलेक्शन हुआ था, नेशनल इलेक्शन, और उसके पहले 2014 में नेशनल इलेक्शन हुआ था। तो 2014 के बाद 83 मिलियन न्यू वोटर्स वर एडेड मतलब 2014 में 83 मिलियन कम वोटर्स थे, 2019 में 83 मिलियन वोटर्स बढ़ गए। ओके, और आपको यहाँ पे और क्या दिया गया है, 15 मिलियन 18 एंड 19 ईयर ओल्ड एलिजिबल टू वोट। मतलब इनमें से 900 मिलियन में से 15 मिलियन जो है वो 18 एंड 19 ईयर्स ओल्ड वाले एलिजिबल वोटर्स है। तो इसके लिए इंडिया को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बोला जाता है, क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा वोटर्स है, 900 मिलियन वोटर्स है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो, हमारे यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी। ये डेट को हमारे यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपकी बुक में लिख लो इसको, ठीक है, 25 जनवरी। अभी ये जो मैं आउट ऑफ टेक्स्ट आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो पहले तो आपके बुक में दी नहीं है तो आप कहीं पे लिख लो इसको। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, वेट अ मिनट, बिकॉज बहुत बार देखो आपके एग्जाम में क्या होता है, सब लोग डाइजेस्ट से या फिर कुछ लोग बुक से आंसर लिखते हैं, तो आंसर सबके सेम हो जाता है। अगर आप ऐसे कंपोनेंट्स अपने बुक में लिख के रखोगे कि हमारे यहाँ पे वोटर्स कितने हैं, 900 मिलियन, हमारे यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 25 जनवरी, तो आपका आंसर जो है वो दूसरों से अलग लगेगा। और इसके लिए आपको हमेशा कभी ना कभी आधा या एक मार्क उसमें ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बुक में लिख लिया करो कि हमारे यहाँ पे 900 मिलियन वोटर्स है, हमारे यहाँ पे 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे करके सेलिब्रेट होता है।
Okay.